मूवी के स्टार्टिंग में हरिशंकर केबिन में घुसते ही सबसे पहले अपने नेम प्लेट को फेंक दिया था। इसका रीजन नाम में कोई गलती नहीं था, बल्कि उसका जो डिमोशन हुआ था इसके लिए उसे अपने रैंक को देखकर गुस्सा आ रहा था, जिसलिए उसने सबसे पहले अपने नेम प्लेट को फेंका। अब देखा जाए तो इस मूवी में चेन का बहुत बड़ा रोल है। कहानी शुरू होती है इसी चेन के साथ एंड खत्म भी इसी चेन के कारण होती है। अब इसका हिंट हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही दिया गया था। नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग में जोसेफ के डेस्क के ऊपर एक सोने का चेन पड़ा हुआ था, बट इस चेन की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसकी टोटल जर्नी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर हरिशंकर के ड्यूटी ज्वाइन करते ही उसके पास सबसे पहले एक चेन स्नैचिंग का केस आता है, जो कि एक मामूली केस था। फिर उसके बाद एक नकली सोने का केस आता है, जिसे हमने मामूली समझा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ धीरे धीरे चीजें मिस्टीरियस होती गई। जिसको हम एक माइनर केस समझ रहे थे, वो असल में एक सीरीज ऑफ मेजर क्राइम निकली। अब मूवी के अंदर एक चीज बहुत परेशान कर रही थी मुझे कि ये सारे इवेंट कौन से टाइम में चल रहा था, क्योंकि मूवी स्टार्ट होती है 8 महीने पीछे से, जब जोसेफ अपने आप को टांग लेता है। लेकिन ये कौन से मंथ में हुआ था ये क्लियरली हमें नहीं बताया गया। यहाँ पर दीवारों में भी जो कैलेंडर्स हैं वो ब्लडी थे, लेकिन जोसेफ के ऑफिस में जो टाइम पीरियड मेंशन था उसके अकॉर्डिंग जोसेफ ने ऑफिशियली 12/6/2022 से 8/12/2023 तक काम किया था। मतलब उसकी मौत इसी डेट के पहले हुई थी। अब इस इवेंट के 8 महीने बाद करंट टाइमलाइन शुरू होती है, जब हरी दोबारा से अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करता है एंड आते ही उसके पास चंद्रबाबू का केस आता है। अब ये कौन से महीने में हो रहा था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसका आइडिया हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर में हम लोग 30 तारीख तक का डेट देख सकते हैं। तो ये साल के पर्टिकुलर इन 4 मंथ के अंदर कोई सा भी मंथ हो सकता है। लेकिन चंद्रबाबू के केस के अगले ही दिन, यानी उस दिन रात को जब उसके बेटी की डेथ हो जाती है, तब वहाँ पर एक बंदे के घर के कैलेंडर में सितंबर का महीना हम लोग देख सकते हैं। एंड ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 10 तारीख को मार्क किया गया है। तो यहाँ पर टाइमलाइन थोड़ी क्लियर होती है कि प्रेजेंट टाइम में जितनी भी चीजें चल रही थी, ये बस में चेन स्नैचिंग का केस, फिर चंद्रबाबू का केस, ये सारी चीजें सितंबर के महीने में हो रही थी। सो बेसिकली इसके 8 महीने पहले इंस्पेक्टर जोसेफ ने अपनी जान ली एंड उसके मरने के कुछ दिन पहले ये मेन बस वाला इंसिडेंट हुआ था। अब मैं डेट के मामले में क्यों कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेकर्स ने हर जगह अलग अलग डेट डाल के रखे थे। जैसे प्रवीण एंड एंटनी जब पूछताछ करने के लिए दुकानों में जाते हैं, तब हर स्टोर में अलग अलग डेट के बिल मिल रहे थे। यहाँ तक कि साल भी कंफ्यूजिंग था। जैसे चंद्रबाबू ने जहां से ये चेन खरीदा था वहां बिल में डेट 5 जनवरी 2025 हो रखा था, लेकिन चंद्रबाबू ने ये चेन 2 अगस्त 2022 को खरीदा था। देख लो, इस बिल में इस डेट को छोड़ के और कोई भी डेट यहाँ पर नहीं है। सो डेट के मामले में हो सकता है मेकर्स ने उतना डिटेल में काम नहीं किया। अब तुमने अगर नोटिस किया है तो जोसेफ जब अपने रूम से बाहर आता है तब वो फर्स्ट अपने राइट साइड के दीवार की तरफ देखता है, जहां पर एक फोटो टंगा हुआ था। ये असल में जोसेफ की फैमिली फोटो थी। इसमें उसकी वाइफ एंड बेटी को तुम देख सकते हो। ये डिटेल जोसेफ के नेक्स्ट मूव के बारे में हमें हिंट देती है एंड सिचुएशन को देखते हुए इसका कारण भी हमें बाद में पता चलता है। अब चंद्रबाबू ने अपने चेन का वजन 20 ग्राम बताया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट वजन था 16.20 ग्राम। ये किसी चंद्रबाबू ने खरीदी थी। ये कितने ग्राम की होगी? 16 ग्राम और 20 मिलीग्राम, जिसे उसने अनसरा ज्वेलरी से खरीदा था। ये चीज प्रूफ करती है कि चंद्रबाबू हर तरीके से सच बोल रहे थे, क्योंकि किसी को भी 3 साल पहले की इतनी बारीक डिटेल याद नहीं रहती। तो उन्होंने उसके आसपास का एक आंकड़ा बताया था। कितने ग्राम की थी? 20 ग्राम की थी सर। अब इस दिन हरी जब अपने बेटी मीनू को चॉकलेट देता है, तब वो उससे कहता है कि एक अपनी दीदी को देना। इस बात से मीनू का एक्सप्रेशन सडनली चेंज हो गया था। एक दीदी के लिए, जस्ट कुछ सेकंड के लिए हो, लेकिन हुआ था। जैसे कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दीदी कहाँ से आ गई। ये सब कुछ एक हिंट था हरी के साथ हो रहे वहम की। उसे अपनी बेटी को खोने के बाद PTSD हो गया था, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। विक्टिम के साथ हुए किसी भी हादसे के कारण उसके मानसिक स्थिति के ऊपर असर पड़ता है। चीजें याद नहीं रहती और कभी कभी पेशेंट तो चीजें इमेजिन करने लगता है। इसीलिए हरी को लगता था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। यहाँ पर एक्चुअल में नीला के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, हरी उसे पूरी तरह से भूल चुका था। एक तरीके से उसकी याददाश्त, उस पर्टिकुलर डेट की जो मेमोरी है, वो सारी इरेज हो गई थी। इसीलिए उसे लगता था कि उसकी बेटी अभी भी उन लोगों के साथ है, जिसलिए वो कभी कभी अपने वाइफ से अपनी बेटी के बारे में पूछ लिया करता था। जैसे कि मूवी के शुरुआत में उसने पूछा था अपनी बीवी से कि तुमने उसे कॉलेज छोड़ दिया कि नहीं। यहाँ वो अपनी बड़ी बेटी की बात कर रहा था। तब उसकी बीवी ने बात को घुमाते हुए अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया एंड उसे काउंटर सवाल पूछा। लेकिन चंद्रबाबू के बेटी की मौत ने हरी को ये सारी चीजें फिर से याद दिला दी।
अब मूवी की स्टार्टिंग में जोसेफ के डेस्क के ऊपर जो चेन पड़ी हुई थी, यही चेन बाद में एना ने उठाया था, जहां से ये बात में हसीना को मिली, क्योंकि पुलिस वालों ने जब क्राइम सीन का फोटो उठाया था तब इन फोटोज में चेन गायब था। तो यहाँ पर कंफर्म कि इन लोगों ने ही इसे उठाया था। लेकिन हसीना के पास तीनों चेन कहां से आई? तो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसा है, क्रिस्टी के गैंग ने हरी, जोसेफ एंड चंद्रबाबू के बेटी से बदला लेने के बाद इनकी सोने की चेन इन लोगों ने रख लिया था, जो एक साथ पहले एना के पास थी। बट एक दिन शॉपिंग करते हुए एना ने उनको खो दिया, जिसके बाद ये तीनों चेन हसीना को एना के कपड़ों से मिली। लेकिन उसने भी बिना दिमाग लगाए इसे लीगली गिरवी रख दिया, बिना ये सोचे कि उसकी आईडी पुलिस वालों के हाथ लग सकता है। एंड यहाँ तक ही नहीं, वो उन पैसों से बिंदास घूम के भी आई, पहले गोवा फिर हिमाचल। गजब। जिस लड़की ने चेन गिरवी रखे थे हम उसके बारे में पता करने आए थे, पर वो काम पर नहीं आई, हिमाचल गई है छुट्टी पर। अब गिरीबाई ज्वेलरी में तीसरी चेन की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम एंटोनी को कुछ ऐसा मिला था जिससे ये इन्वेस्टिगेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। बट हम सबको एक अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कहानी क्या होने वाली है। जब खुद डीएसपी ने एंटोनी को आगे का कुछ भी बताने से मना कर दिया था, तभी दिमाग में ऐसा हिट किया कि इसमें जरूर हैरी का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। एंड यही चीज बाद में फ्लैशबैक में भी हमें दिखाया गया। हैरी अपने बीवी बच्चों के साथ इसी शॉप में खरीदारी करने गया था। लेकिन स्टार्टिंग के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मूवी के मेकर्स हमें हैरी के बारे में कुछ भी रिवील करना नहीं चाहते थे। इसीलिए गिरीबाई ज्वेलरी शॉप में जो तीसरा बिल हमें दिखाया गया था उसमें कुछ भी डिटेल नहीं था, इन्फो ब्लैंक था, ना ही कोई डेट था, सिर्फ अमाउंट डाला हुआ था। लेकिन एक चीज देखो, मैंने पहले भी बोला था कि इसमें डेट का लफड़ा है। तो इस शॉप के सिस्टम में जो आज का डेट है वो है 3/5/2024, लेकिन प्रिंटर के बाजू में जो कैलेंडर है उसमें 2024 का सितंबर महीना चल रहा है। तो ये मेकर्स का गलती हो सकता है या फिर उन लोगों ने जानबूझकर यह किया होगा। अब इस गैंग ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ये वीडियो वाला सीन किया था, लेकिन मूवी के मेन कैरेक्टर से जो रिवेंज लिया था इन्होंने, इसमें सबसे पहला विक्टिम कौन बना एंड क्यों, ये समझते हैं। तो इस गैंग का सबसे पहला शिकार था एएसआई थॉमस की बेटी। यहाँ पर सैम ने थॉमस की बेटी का फायदा उठाया था, जिससे कि इस लड़की ने बाद में सुसाइड कर ली। अब सैम ने ऐसा किया था थॉमस से बदला लेने के लिए, क्योंकि सैम के पकड़े जाने वाले इस इवेंट के कुछ साल पहले एएसआई थॉमस ने सैम के ऊपर पॉक्सो का केस लगाया था, जिससे उसके ऊपर कार्रवाई चली थी। इसीलिए सैम ने बाद में थॉमस से बदला लिया। सर कुछ साल पहले की बात है, थॉमस ने इसके खिलाफ पॉक्सो केस लगाया था। 16 साल की लड़की को शिकार बना रहा था। इसके बाद इंस्पेक्टर जोसेफ इस गैंग का अगला शिकार बने। उसकी बेटी के साथ भी सेम चीज किया था इन लोगों ने, लेकिन इस बार बेटी की जगह बाप ने अपनी जान ले ली। एक्चुअल में जोसेफ से ये करवाया गया था। अब इस रिवेंज का कारण था जोसेफ ने इस गैंग की सेलिन एंड एना के साथ जबरदस्ती किया था। अब ये हुआ था वही बस वाले इंसिडेंट के दिन, जिस दिन इन तीनों को जोसेफ ने अरेस्ट किया था। तो इस टोटल इंसिडेंट में जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने सैम, एना एंड सेलिन को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी, उन सब से इन लोगों ने एक एक करके बदला लिया। इसमें हैरी की बीवी एंड उसकी बेटी नीला एंड ये बस कंडक्टर चंद्रबाबू भी इन्वॉल्व थे। तो जोसेफ के बाद इनका अगला शिकार था हैरी की बेटी यानी नीला एंड फिर चंद्रबाबू की बेटी। अब थॉमस को जब ये गैंग मारने आया था, तब इनमें से सिर्फ लांस ने अपने हाथों में ग्लव्स पहना था। मतलब सारे जो एविडेंस मिटाने वाला काम था ये इसी बंदे का था। इसने ही सारे फिंगरप्रिंट्स को मिटा के ग्लासेस को धो के रखा था एंड यही वो बंदा था जो छत के ऊपर से बाहर आया था, क्योंकि इनके जाने के टाइम जो बाकी बंदे थे वो मेन दरवाजे की तरफ से आ रहे थे एंड यही एक बंदा था जो दूसरी साइड से आ रहा था। अब हरिशंकर एक्चुअल में कितना ब्रिलियंट ऑफिसर है, इसका हिंट हमें उसके फर्स्ट एपिडेंस में ही मिल गया था, जब उसने एक बार देखते ही इस चोर को पहचान लिया था। लेकिन उसने अपने ब्रेन को फुल्ली यूज किया था थॉमस के घर में। थॉमस के डेथ के बाद उसके घर के हर एक छोटी से छोटी डिटेल को जैसे उसने इन्वेस्टिगेट किया, ये देखकर डीएसपी साहुल भी इम्प्रेस हो गए थे। अब मूवी के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े कैरेक्टर थे, लेकिन जिस कैरेक्टर का अपीयरेंस थोड़ा कम है लेकिन उसका इम्पैक्ट कहानी में ज्यादा है, उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले उसके नाम का जिक्र किया गया, फिर उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की स्टोरी हमें दिखाई गई, जिससे कि तुम्हें आसानी से ये सारे कैरेक्टर याद हो जाए। बस भाई आज के लिए बस इतना ही। इन डिटेल्स को छोड़कर अगर तुम्हारे पास कुछ अलग डिटेल है तो कमेंट में जरूर बताना एंड ये मूवी तुमको कैसी लगी ये भी कमेंट में शेयर करना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।